नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज में आज है यहाँ पे उत्तराखंड जिला सीरीज के लास्ट वीडियो यानी नैनीताल जनपद का आज पार्ट 2 है और इसमें नैनीताल जनपद कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ हमारी जो उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही है वो जिला सीरीज भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों, आपको यहाँ पे हमने उत्तराखंड के सभी 13 जनपद यहाँ पे डिटेल्स नोट्स आपको प्रोवाइड कराए और साथ ही साथ आपको हमारी ये उत्तराखंड जिला सीरीज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ ये भी ज़रूर बताएं आप कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, प्रत्येक ज़िले के साथ हमने यहाँ पे उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी लाए और अभी नैनीताल जनपद का एक प्रैक्टिस सेट आएगा और उसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड जिला सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी भी आगे आपको उत्तराखंड के लगभग आप ये लगा लो कि उत्तराखंड का हम यहाँ पे लगभग टोटल 85% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और बाकी जो सिलेबस बचा हुआ है वो धीरे धीरे यहाँ पे बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। और अब हम सोच रहे हैं कि कुछ अदर जो जीएस के टॉपिक हैं उनको भी आपको यहाँ पे कवर कराएंगे और यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट है उनको भी हम यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे आपके लिए 100 नंबर का। तो बहुत जल्दी यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो आनी अभी बाकी है। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो आज है नैनीताल जनपद पार्ट 2 जिसमें हम आज यहाँ पे जानेंगे नैनीताल जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में, प्रमुख मंदिरों के बारे में, साथ साथ यहाँ पे प्रमुख मेले और प्रशासनिक ढांचे के बारे में। तो सबसे पहले प्रमुख जो पर्यटक स्थल है नैनीताल जनपद में बहुत सारे यहाँ पे क्या है पर्यटक स्थल हैं, तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल्द्वानी की बात करते हैं। ये है यहाँ पे मैप में हल्द्वानी और यहाँ पे आपका हल्द्वानी जिसका प्राचीन नाम क्या था, बमोरी के नाम से इसको जाना जाता था, लेकिन हल्दू पेड़ की अधिकता के कारण बाद में बमोरी का नाम क्या पड़ा, हल्द्वानी पड़ा। हल्द्वानी यहाँ पे कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये है यहाँ पे गोला नदी के तट पर। ये गोला नदी है, आपको नदी तंत्र में आपको बताया था, ये है यहाँ पे गोला नदी और इसी गोला नदी के तट पर बसा हुआ है आपका हल्द्वानी शहर। हल्द्वानी शहर को यहाँ पे लगभग 1834 ईस्वी में यहाँ पे विलियम ट्रेल थे जो कमिश्नर थे, कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल, उन्होंने 1834 में हल्द्वानी को बसाया था। हल्द्वानी अगर बात की जाए तो ये कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर है और साथ ही साथ देहरादून और हरिद्वार के बाद उत्तराखंड राज्य का ये तीसरा सबसे बड़ा नगर है, जबकि कुमाऊं का हल्द्वानी क्या है, सबसे बड़ा नगर है हल्द्वानी कुमाऊं का। अगर हम राज्य के व्यापारिक नगरों की बात की जाए तो हल्द्वानी राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर भी कहलाता है। और हल्द्वानी में 24 अप्रैल आपको नोट करना है, 24 अप्रैल 1884 में हल्द्वानी में लखनऊ से हल्द्वानी पहली रेलगाड़ी पहुंची थी। कब पहुंची थी हल्द्वानी पहली रेलगाड़ी? 24 अप्रैल 1884 को लखनऊ से हल्द्वानी। उसके बाद यहाँ पे 1966 को हल्द्वानी को नगर पालिका बनाया गया और 2011 में हल्द्वानी नगर पालिका को क्या बनाया गया, नगर निगम बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको हल्द्वानी के बारे में नोट करनी, काफ़ी डिटेल्स एक्सप्लेन मैंने यहाँ पे आपको हल्द्वानी के बारे में बता दिया है। उसके बाद दूसरा प्रमुख पर्यटक स्थल है हल्द्वानी से थोड़ा ही ऊपर आप जाएंगे यहाँ पे, तो ये है यहाँ पे काठगोदाम। अब देखो हल्द्वानी कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पे, ये आपको जरूर देखना है, नेशनल हाईवे 109 पे और इसी नेशनल हाईवे 109 पे स्थित है आपका काठगोदाम। ये भी एक प्रमुख पर्यटक स्थल है और काठगोदाम को कहा जाता है कुमाऊं का प्रवेश द्वार। कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, काठगोदाम को कहा जाता है। काठगोदाम का अर्थ होता है काठ यानी लकड़ी का गोदाम, तो इसलिए यहाँ पे इसको काठगोदाम कहा गया है। और काठगोदाम में एक रेलवे स्टेशन है जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 1884 में काठगोदाम रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद 1894 में यहाँ पे काठगोदाम में रेलवे की बड़ी लाइन बनाई गई थी। यानी 1884 में तो रेलवे स्टेशन बना था, यहाँ पे शुरुआत हुई थी, लेकिन उस टाइम छोटा यहाँ पे रेलवे लाइन थी, लेकिन 1894 में इसको बड़ी लाइन के रूप में तब्दील कर दिया गया। काठगोदाम का पहला नाम क्या था, मतलब प्राचीन नाम इसका था चौहान पाटा। चौहान पाटा के नाम से काठगोदाम को जाना जाता था, जबकि चंद शासन काल में काठगोदाम को क्या कहते हैं, बाड़ा खोड़ी या बाड़ा खेड़ी के नाम से जाना जाता था काठगोदाम चंद शासन के शासनकाल में। उसके बाद तीसरा पर्यटक स्थल है, इसी के आगे यदि आप जाओगे यहाँ पे भुवाली नामक पर्यटक स्थल, इसको भवाली भी कहा गया है कहीं कहीं, ठीक है, कहीं पे भवाली कहा गया है, कहीं पे भुवाली। तो ये आपका नैनीताल का एक प्रसिद्ध स्थल है और यहाँ पे पर्वतीय फल बाजार के रूप में ये काफ़ी प्रसिद्ध है। पर्वतीय फल बाजार भुवाली ये काफ़ी प्रसिद्ध है। और एक और चीज़ आपको नोट करनी है, भुवाली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे, 1912 में यहाँ पे क्या हुआ था,
टीबी सैनिटोरियम अस्पताल की स्थापना की गई थी? 1912 में भुवाली में टीबी सैनिटोरियम अस्पताल की स्थापना की गई थी भुवाली में। और उत्तराखंड न्यायिक और विधिक अकादमी ये कहाँ है आपका? तो ये भी आपका भुवाली में स्थित है। कौन है? उत्तराखंड न्यायिक और विधिक अकादमी। साथ ही साथ टीबी सैनिटोरियम जिसकी स्थापना 1912 में भुवाली में की गई थी। उसके बाद यहाँ से थोड़ा आगे है यहाँ पे आपका रामगढ़। ये है आपका रामगढ़। रामगढ़ को कहा जाता है कुमाऊं का फलों का कटोरा यानी फ्रूट बाउल ऑफ कुमाऊं। कुमाऊं का फलों का कटोरा किसको कहा जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रामगढ़ को कहा जाता है कुमाऊं का फलों का कटोरा। और यहाँ पे रामगढ़ में एक और महत्वपूर्ण स्थल है टैगोर टॉप। यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी आए थे, उन्होंने यहाँ पे यात्रा की थी। तो यहाँ पे टैगोर टॉप नामक स्थल स्थित है एक ऊंची पहाड़ी पर जहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ठहरे थे। तो टैगोर टॉप नामक स्थल कहाँ है? ये आपका रामगढ़ में स्थित है। और साथ साथ यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव ने रामगढ़ में बौद्ध दर्शन नामक ग्रंथ की रचना की थी। और रामगढ़ में महादेवी वर्मा संग्रहालय भी स्थित है। तो 3 चीज़ आपको नोट करनी है। टैगोर टॉप ये आपका रामगढ़ में, यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव ने रामगढ़ में ही बौद्ध दर्शन नामक ग्रंथ की रचना की थी। और महादेवी वर्मा संग्रहालय ये आपका कहाँ स्थित है? रामगढ़ में ही स्थित है। और यहाँ पे एक और पर्यटक स्थल है गागर। गागर नामक पर्यटक स्थल कहाँ है आपका? ये भी आपका रामगढ़ में ही स्थित है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से जो आपको नोट जरूर करनी है रामगढ़ के बारे में। उसके बाद इधर आप जाते हो यहाँ पे नेशनल हाईवे 309 पे है आपका रामनगर। रामनगर जो कि काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है नैनीताल जनपद का। और ये स्थल है आपका कोसी नदी के तट पर। ठीक है, जो प्रमुख नगर है वो आपको जरूर नोट करना है, ये कौन सी नदी के तट पर वो बसा हुआ है। तो जो रामनगर ये आपका कोसी नदी आ रही है, तो कोसी नदी के तट पर बसा हुआ है आपका रामनगर। और रामनगर को किसने बसाया था? कमिश्नर रैमजे ने बसाया था रामनगर को। महाभारत काल में रामनगर को कहा जाता था अहचतु। क्या कहा जाता है इसको? अहचतु के नाम से रामनगर को जाना जाता था महाभारत काल में। और यहाँ पे रामनगर में ही एक प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर है जो नैनीताल का, वो भी आपका रामनगर में ही स्थित है गर्जिया देवी मंदिर। और कार्बेट नेशनल पार्क का जो प्रवेश द्वार है ढिकाला, ये भी आपका कहाँ स्थित है? रामनगर में स्थित है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कार्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार कहाँ है? ढिकाला, जो कि रामनगर में स्थित है। तो ये आपको जरूर नोट करना है, ढिकाला कहाँ है? रामनगर में ही स्थित है। उसके बाद अगर हम इधर जाते हैं तो यहाँ पे देखो ये है कार्बेट नेशनल पार्क। इसके बारे में जानना काफ़ी आवश्यक है। वैसे हमने जितने भी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हो गया, वन्यजीव विहार हो गया, इस टॉपिक पे स्पेशल वीडियो हमने बना रखी है। आप सर्च कर सकते हो या प्ले स्टोर में प्ले लिस्ट में जा सकते हो जरदारी क्लासेस की, तो वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। या आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब में उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान बाई जरदारी क्लासेस, तो सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो वहाँ पे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी काफ़ी डिटेल्स बताया गया है। फिर भी यहाँ पे इसके बारे में बता देता हूँ। कार्बेट नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1936 में कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी, जो कि पौड़ी और नैनीताल में स्थित है। ये पौड़ी गढ़वाल है। ठीक है, तो पौड़ी गढ़वाल से लेकर नैनीताल तक ये फैला हुआ है। लेकिन इसका प्रवेश द्वार कहाँ है? ये है इसका प्रवेश द्वार रामनगर ढिकाला में। अभी मैंने आपको बताया था कार्बेट नेशनल पार्क का जो प्रवेश द्वार है वो रामनगर के ढिकाला में स्थित है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 520.82 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और 1936 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस टाइम इसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। क्या था इसका नाम? हेली राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम 1936 में रखा गया था। और इसके बाद स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? रामगंगा नेशनल पार्क। और फिर 1957 में इसका नाम पुनः बदला गया और अब इसका नाम क्या रखा गया? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जो ये कार्बेट नेशनल पार्क यानी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका भारत का नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम ये राष्ट्रीय उद्यान था। और 1 अप्रैल 1973 को एक और चीज़ आपको नोट करनी है, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, वो इसी पार्क से हुई थी। यानी कार्बेट नेशनल पार्क में 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वो इसी पार्क से हुई थी। आपको जरूर नोट करने, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कार्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ संरक्षित पार्क भी
घोषित किया गया था। और यहाँ पे प्रमुख जीव कौन कौन है, बाघ हो गया, हाथी हो गया, तेंदुआ, हिरन, सांभर, मगरमच्छ, ये सारे यहाँ पे प्रमुख जीव पाए जाते हैं इस राष्ट्रीय उद्यान में। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे नैनी झील है उसी के निकट एक प्रमुख पर्यटक स्थल है जियोलीकोट हिल स्टेशन। क्या है उसका नाम, जियोलीकोट हिल स्टेशन, जिसको नैनी झील का गेटवे कहा जाता है। गेटवे ऑफ नैनी झील किसको कहा जाता है, जियोलीकोट को कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे है रानी बाग। रानी बाग नामक बाग कहाँ स्थित है, ये भी आपका नैनीताल जनपद में स्थित है। और यहाँ पे जिया रानी मेला भी लगता है। कत्यूरी शासन का इतिहास हमने आपको बताया है, वहाँ पे आपको बताया गया है जिया रानी के बारे में। तो जिया रानी मेला कहाँ लगता है, तो रानी बाग में ही लगता है, जो कि नैनीताल में स्थित है। तो जो भी प्रमुख पर्यटक स्थल थे वो इस मैप के माध्यम से आपको बता दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे उनकी लोकेशन है, किस किस नदी के किनारे वो बसे हुए हैं, और उनके सारे जो भी एग्जाम की जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनके बारे में काफ़ी डिटेल्स आपको यहाँ पे बताया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे नैनीताल जनपद में जो भी प्रमुख मंदिर हैं। तो मैप को थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब देखो ये मैप आपको कहाँ मिल जाएगा, इस मैप का और उत्तराखंड के सभी 13 जनपदों के मैप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ऐसी HD क्वालिटी में सारे मैप वहाँ से ले सकते हैं और उनका आप प्रिंट में निकाल सकते हो। तो प्रिंट के माध्यम से आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। तो लिंक आपको सभी 13 जनपदों का मैप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे है कैंची धाम। कैंची धाम नामक मंदिर या कैंची धाम कहाँ स्थित है, तो ये आपका नैनीताल जनपद में स्थित है, नैनीताल के भवाली में स्थित। ठीक है, भवाली से कुछ ही दूरी पर यहाँ पे कैंची धाम स्थित है। और ये जो धाम है कैंची धाम, ये बाबा नीम करोली महाराज का मंदिर है। यहाँ पे बाबा नीम करोली महाराज के बारे में आपने सुना होगा, नहीं तो आप सर्च कर सकते हो। ये हनुमान जी के परम भक्त थे और कई लोगों ने तो यहाँ तक मान लिया था कि ये हनुमान जी के क्या है, एक अवतार हैं। तो यहाँ पे बाबा नीम करोली इस स्थान पर आए थे 1962 में, और 15 जून 1964 में, कब, 15 जून 1964 में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। और इस मंदिर की स्थापना स्वयं बाबा नीम करोली महाराज ने की थी। और इसको क्या कहा गया, कैंची धाम। यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति रखकर इस कैंची धाम की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे ये बाबा नीम करोली महाराज का ये प्रसिद्ध मंदिर है। 1962 में वो यहाँ पे आए थे और 1964 में इस कैंची धाम की स्थापना स्वयं उन्होंने की थी। उसके बाद यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखो शीतला माता मंदिर है यहाँ पे। ठीक है, शीतला माता मंदिर जो कि नैनीताल का एक प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ पे जो शीतला माता है इनका विवरण आपको स्कंद पुराण में भी मिलता है। और वहाँ पे शीतला माता को वाहन गर्दभ भी कहा गया है। माता शीतला को स्कंद पुराण में क्या क्या कहा गया है, वाहन गर्दभ कहा गया है। तो ये शीतला माता मंदिर भी कहाँ है, आपका नैनीताल जनपद में स्थित है। उसके बाद अगर आप इधर जाते हो तो यहाँ पे देखो गोलू देवता मंदिर, ये आपका नैनीताल जनपद के घोड़ाखाल में स्थित है। देखो जो गोलू देवता मंदिर है नैनीताल में, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि नैनीताल में स्थित गोलू देवता मंदिर कहाँ पर स्थित है, यानी नैनीताल जनपद का जो गोलू देवता मंदिर है वो किस स्थल पर स्थित है, तो वो है आपका घोड़ाखाल में स्थित। इसलिए इसको गोलू देवता मंदिर घोड़ाखाल भी कहा जाता है। और गोलू देवता मंदिर है जो इसको विशेषकर कुमाऊं में, और वैसे तो पूरा उत्तराखंड में, लेकिन विशेषकर कुमाऊं में इसको न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है, गोलू देवता को। कत्यूरी वंश की जो वीडियो है उसमें आपको गोलू देवता के बारे में हमने काफ़ी डिटेल्स में बता रखा है। उसके बाद यहाँ पे जो नैनीताल है, नैनी जो झील है जहाँ पे, वहीं पे नैना देवी मंदिर है। यहाँ पे देखो, अगर आप मैप को जूम करते हैं तो यहाँ पे देखो ये नैनी झील है नैनीताल में, और इसी नैनी झील के निकट है नैना देवी मंदिर। यहाँ पे जो ये नैना देवी मंदिर है ये माता सती का एक शक्तिपीठ है। माता सती के अंग जहाँ जहाँ पे गिरे थे वहाँ पे उनके शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी। तो माना जाता है कि यहाँ पे जो माता सती है उनकी नयन यानी आँख गिरी थी और उनके आँख की यहाँ पे पूजा की जाती है। तो इसीलिए माता सती का यहाँ पे क्या एक शक्तिपीठ है। तो नैना देवी मंदिर शक्तिपीठ कहाँ स्थित है, आपका नैनीताल जनपद में स्थित है, नैनी झील के निकट पर ही ये स्थित है। उसके बाद नैनीताल के ही निकट यहाँ पे पाषाण देवी मंदिर भी है, और यहाँ पे देवी की पूजा एक मतलब पत्थर में वहाँ पे उभरी मूर्ति है तो उसी के रूप में की जाती है। तो पाषाण देवी मंदिर भी आपका नैनीताल में ही स्थित है। उसके बाद यहाँ पे कालीचोड़ मंदिर, ये माता काली को समर्पित मंदिर है, कालीचोड़ मंदिर, जो कि काठगोदाम से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित है, और ये माँ काली को समर्पित है कालीचोड़ मंदिर। उसके बाद यहाँ मुक्तेश्वर में आप अगर जाते हो तो यहाँ पे है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर आपका नैनीताल के मुक्तेश्वर में स्थित है।
उसके बाद एक और मंदिर यहाँ पे गांधी मंदिर। गांधी मंदिर अगर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है तो ये आपका नैनीताल जनपद में है। नैनीताल जनपद के ताकुला गांव में स्थित है गांधी मंदिर। और यहाँ पे देखो मुक्तेश्वर से ही कुछ दूरी पर स्थित है मेथोडिस्ट चर्च। मेथोडिस्ट चर्च जो कि आपका भारत का और एशिया का पहला अगर मेथोडिस्ट चर्च कहाँ बना था तो वो बना था नैनीताल में, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 1858 में इस मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की गई थी। ये किसने की थी? विलियम बटलर ने। विलियम बटलर ने 1858 में, और किस कमिश्नर की सहायता से? हेनरी रैमजे की सहायता से। कमिश्नर यहाँ पे उस टाइम कुमाऊं कमिश्नर थे, कौन थे? हेनरी रैमजे थे। तो कमिश्नर विलियम बटलर ने यहाँ पे हेनरी रैमजे की मदद से 1858 में मेथोडिस्ट चर्च की यहाँ पे स्थापना की थी। और ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी पहला मेथोडिस्ट चर्च जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है। तो इसके बारे में आपको जरूर नोट करना है। तो प्रमुख सभी मंदिर भी यहाँ पे आपको बताए गए हैं, जो भी प्रमुख मंदिर है नैनीताल जनपद में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नैनीताल जनपद के प्रमुख मेले और प्रशासनिक ढांचे के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे पीडीएफ के माध्यम से आपको नैनीताल के प्रमुख मेलों के बारे में बता देते हैं। तो देखो यहाँ पे एक तो है हरियाली मेला। हरियाली मेला आपका नैनीताल जनपद में लगता है, और यहाँ पे ये भीमताल में लगता है श्रावण संक्रांति के दिन। हरियाली मेला काफ़ी प्रसिद्ध मेला है यहाँ पे नैनीताल जनपद का। उसके बाद यहाँ पे सीतावनी मेला है, जो कि यहाँ पे नैनीताल जनपद के रामनगर से लगभग 22 किलोमीटर दूर है सीतावनी मंदिर। यहाँ पे लगता है सीतावनी मेला। और सीतावनी जो मंदिर है वो माता सीता को समर्पित है। तो सीतावनी मेला भी एक प्रसिद्ध मेला है नैनीताल जनपद का। और तीसरा मेला है यहाँ पे जिया रानी का मेला। जिया रानी का मेला लगता है नैनीताल जनपद में रानीबाग नामक स्थल। अभी आपको मैप के माध्यम से बताया था कि रानीबाग कहाँ पे है, नैनीताल जनपद में स्थित है। तो रानीबाग में ही लगता है जिया रानी का मेला। अब देखो जो ये जिया रानी है ये ऐतिहासिक दृष्टि से इनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। वैसे हमने कत्यूरी राजवंश वाली जो वीडियो बना रखी है इतिहास में, उसमें इनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो जिया रानी है इनको कहा जाता है कत्यूरी राजवंश की राजमाता। कत्यूरी राजवंश की राजमाता किसे कहा जाता है? जिया रानी को कहा जाता है। और साथ ही साथ कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसको कहा जाता है? वो भी जिया रानी को ही कहा जाता है। काफ़ी ये प्रसिद्ध थी कत्यूरी राजवंश में, तो इसलिए इनको कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के रूप में भी जाना जाता है। इनका बचपन का नाम था मोला देवी पुंडीर, और इनके पति का नाम था प्रीतम देव, जिनको पृथ्वीपाल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जिया रानी के 2 पुत्र थे, जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 3 पुत्र थे, ब्रह्मदेव, धामदेव और धुलादेव। ये 3 इनके पुत्र थे। अधिकांश इतिहासकार यही मानते हैं। और यहाँ पे जो ये रानी बाग है वहाँ पे एक युद्ध हुआ था तैमुरलंग और जिया रानी के बीच, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। तो इसीलिए, और वहाँ पे जो रानी बाग है वहाँ पे एक जिया रानी गुफा भी स्थित है। तो वहाँ पे इसीलिए क्या लगता है, उस रानी बाग में जिया रानी का मेला लगता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेले तो हो गए, ये कुछ प्रसिद्ध मेले थे जो नैनीताल जनपद में आयोजित किए जाते हैं। अब हम प्रशासनिक ढांचे के बारे में बात कर लेते हैं। तो विधानसभा सीटों के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, भीमताल, हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर, लाल कुआं और नैनीताल। जिसमें जो नैनीताल विधानसभा सीट है ये SC यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। तो नैनीताल जनपद की कौन सी विधानसभा सीट SC है तो आरक्षित है, तो वो है आपकी नैनीताल विधानसभा सीट। तहसीलों की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन तहसील हैं? नैनीताल हो गया, हल्द्वानी, रामनगर, कालाढूंगी, बेतालघाट, ओखलाकांडा, लाल कुआं, कुसिया कसोटी और धारी। ये प्रमुख ये टोटल तहसीलें यहाँ पर नैनीताल जनपद में। और विकासखंडों की बात की जाए तो ओखलाकांडा, रामनगर, हल्द्वानी, कोटाबाग, रामगढ़, भीमताल, बेतालघाट और धारी, ये विकासखंड हैं आपके नैनीताल जनपद के। जनसंख्या की यहाँ पे बात कर लेते तो 9,54,605 यहाँ पे टोटल जनसंख्या है नैनीताल जनपद की 2011 जनगणना के अनुसार। और जनघनत्व है यहाँ पे 225 है। अगर हम उत्तराखंड राज्य की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में 4था स्थान है, 4वां स्थान है जनघनत्व में नैनीताल जनपद का, जिसका जनघनत्व कितना है? 225 है। लिंगानुपात यहाँ पे 934 और साक्षरता दर है यहाँ पे 83.88%, जो कि दूसरा सर्वाधिक साक्षर जनपद है उत्तराखंड राज्य का। पुरुष साक्षरता यहाँ पे 90.07% है और महिला साक्षरता दर यहाँ पे 77.29%। तो ये हो गया यहाँ पे आपका नैनीताल जनपद कंप्लीट हो जाता है इसी वीडियो के अंतर्गत। और नोट्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। जरधारी क्लासेस के सारे नोट्स आपको कहाँ मिलते हैं? उत्तराखंड जनरल नॉलेज ऐप हमारा प्ले स्टोर में आप सर्च कर सकते हो। जिनके पास नहीं है उत्तराखंड GK
और सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप। वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में क्या है, कोई कॉस्ट आपको देना नहीं पड़ता है, कोई फीस आपसे नहीं ली जाती है, बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं सारे के सारे। तो जिनके पास ऐप है तो उनको तो खैर पता ही होगा कि जरधारी क्लासेस के और उत्तराखंड जिला सीरीज़ का वहाँ पे एक अलग फोल्डर है, वहाँ पे उत्तराखंड जिला सीरीज़ के सभी जनपदों के नोट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको मैप चाहिए उत्तराखंड के 13 जनपदों के, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आज हमारी उत्तराखंड जिला सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पे सभी 13 जनपद कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ये जिला सीरीज़ कैसी लगी और आपको कितना फ़ायदा हुआ है, कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।